को ले चलते हैं बिना देर किए हरियाणा विधानसभा, जहां पर बजट सेशन की कार्यवाही चल रही है। के बीच में जाकर क्या बोलते हैं कि किसान बर्बाद हो जाएगा। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, ना हम मंडियों को कमजोर होने देंगे, ना हम मंडियों को खत्म होने देंगे, बल्कि मंडियों को बेहतर बनाएंगे। हम किसान के खाते में पैसा उसका भेजकर उसको आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम करेंगे। मैं तो एक चीज जरूर पिछले 104 दिन के अरसे में समझा कि चौधरी देवीलाल जी एक बात कहा करते थे, किसान को समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। आज के दिन यही लोग जो कानून बनाने वाले थे, कानून लिखने वाले थे, वो किसान के बीच में जाकर उसको बहकाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये तो देश को समझने की बात है कि आज कांग्रेस की हालत क्या हो चुकी है। आज इनके साउथ इंडिया के नेताओं से पूछो तो वो पक्ष पे खड़े, नॉर्थ इंडिया के नेताओं से पूछो तो विपक्ष पे खड़े। आज ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आज के दिन किसान को बहकाया जा रहा है। मैं तो एक चीज जरूर आपके साथ साझी करना चाहूंगा कि जहां किसान को आर्थिक मजबूती हमारी सरकार ने दी है, वहीं रूरल डेवलपमेंट के अंदर ऐतिहासिक कदम उठाए गए। प्रत्येक गांव को ऐतिहासिक तौर पे पहली बार अधिकतम पैसा डेवलपमेंट के लिए दिया गया। जीसीओ जिला परिषद को पावर दी गई कि वो एडीसी लेवल पर अपनी पैरवी कर पाए। गांव की जो हमारी सबसे छोटी सरकार होती है उसको ताकत दे पाए। और पहली बार है अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐतिहासिक डाटा निकालने का मौका मिला, पता चला कि जो 10-10 साल राज कर गए वो साल में जिला परिषद को 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं दे पाए। ये हमारी सरकार ने कर दिखाया कि हमारे एक जिला परिषद को 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ तक देने का हमने काम किया। और ये विधायक साथी जो पहले सत्ता पक्ष में थे, शायद उस समय भी मुख्यमंत्री के आगे हाथ फैलाते हो, पूछने का काम करो कि 5 करोड़ रुपया तो हर विधायक को सरकार द्वारा दिया गया और उसके साथ विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत करोड़ रुपया एडिशनल दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज बोलता हूं, ये सुभाष बैठा खड़ा कर लो, पूछो 5 करोड़ पूरे ना आए हो, वो शीशपाल बैठा, शीशपाल से पूछ लो। आप लोग सदन में खड़ा कर बोलते हैं कि पैसे नहीं आए। मैं भाई, वरुण का सवाल था कल कि मेरे 5 करोड़ रुपए नहीं आए। मैंने सदन में जवाब दिया है कि आपकी तरफ से डिमांड ही 75 लाख की आई है। अगर आप हमारे पास 4.25 करोड़ की डिमांड भेजोगे तभी तो हम उसको रिलीज करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर आप इस सदन के साथ बैठ जाओ। भाई, पीछे सैनी साहब बैठे, खुद फाइल साइन करा के लेके गए हैं मेरे से, पूछ लो गीता बुक्कल जी। ये किरण चौधरी जी बैठी, इनका एक फोन आया, इनकी फाइल अप्रूव कर भेज दी। आप पूछने का काम करो, आपके ही विधायक है, आपके साथ बैठे हैं, आप पूछो। ऐसे हाथ दिलाने से फाइल नहीं। गीता जी प्लीज, गीता बुक्कल जी, आप हाउस को मिसलीड ना करें। जिस विधायक ने अपने एस्टीमेट बनाकर देने का काम किया, तमाम विधायकों को सीएम अनाउंसमेंट कोड के माध्यम से 5-5 करोड़ रुपए मिले। बैठ जाइए। बैठ जाइए। गीता जी बैठ जाइए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, प्लीज। जहां बात प्रदेश के अंदर नई इन्वेस्टमेंट की आती है, काला जी बैठ जाइए। हमारे सिविल एविएशन अब हिसार, जिसकी चर्चा डॉक्टर गुप्ता जी कर रहे थे, पहली बार हुआ है कि हिसार से देहरादून, हिसार से धर्मशाला और 2 फ्लाइट चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी हमने शुरू करी। और आज के दिन जो एक दशकों पुराना संकल्प था
कि हिसार के रनवे की एक्सपेंशन का आज 14,000 फीट का रनवे अंडर कंस्ट्रक्शन है और 15 महीने के अंदर हरियाणा की जनता को समर्पित करने का हम काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक चीज और साझी करूंगा कि हरियाणा की सबसे बड़ी मांग थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कि हमारे एक ऐसा ट्रेन कॉरिडोर केएमपी के साथ बनाया जाए जिससे ट्रांसपोर्टेशन को ईज आए, माल की ट्रांसपोर्टेशन बढ़े और उसके लिए हमारी सरकार के साथ केंद्र सरकार और प्राइवेट कंपनीज का आज जॉइंट वेंचर हुआ है और जिसके अंदर 5618 करोड़ की लागत से पूरे केएमपी के साथ साथ पलवल से लेकर कुंडली तक रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे उद्योग को एक नई ऊंचाई मिलेगी। मैं सुधा जी की बात सुन रहा था, हमने पहला आज एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाया रोहतक के अंदर जिसकी कंप्लीशन महीने के अंदर पूरी होने वाली है। मगर उसके साथ साथ हमारे शहरों में रेल कंजेशन खत्म हो, फाटक की वजह से लोग कम हो। कुरुक्षेत्र के अंदर हमने मंजूरी दे दी और उसका कार्य भी अलॉट हो चुका कि कुरुक्षेत्र शहर को भी एलिवेटेड रेल कॉरिडोर मिलेगा। और तो और जींद के अंदर जो एक बहुत बड़ी समस्या शहर के अंदर ट्रैफिक की थी, हमारी सरकार ने उसको भी बाईपास के माध्यम से ट्रैफिक ईज करने के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा कि आज के दिन लोग रजिस्ट्रेशन पे बड़ी बात करते थे। मैंने सुना कोई डीटीपी पे कर रहा है, कोई यूएलबी पे कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि तहसील में ऐसा होता है। ये पहली प्रदेश की तहसीलें बनी है जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश का कोई भी नागरिक या देश का कोई भी नागरिक अगर अपनी डीड रजिस्टर कराना चाहता है तो वो ऑनलाइन अपनी एनओसीज अप्लाई कर सकता है, अपने प्रॉपर्टी टैक्स डेवलपमेंट चार्ज के ड्यूज पे कर सकता है और तो और टोकन से लेकर तत्काल का अपॉइंटमेंट के लिए भी तहसील में कदम रखने की जरूरत नहीं। आज ये नया कदम उठाया है और ये आपको विश्वास दिला देते हैं सदन के माध्यम से कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर हमारा प्रयास है कि रजिस्ट्री फ्रॉम एनीवेयर, अगर कोई गुड़गांव का नागरिक पंचकुला में बैठा हुआ अपनी डीड रजिस्टर कराना चाहता है तो वो प्रोविजन देने का काम भी हमारी सरकार अगले वर्ष में करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक चीज जरूर अंत में बोलना चाहूंगा। आज हमारे बजट सेशन के तीसरे दिन सदन में कृषि कानूनों को सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस देखने को मिली। आप लोग तो उन किसानों के हत्यारे हो, उनकी जमीनें खा गए, आप धरना दे ही नहीं सकते। आप अपने मन के अंदर शीशा देख के बताएं, आप लोग हत्यारे हो किसानों के। कितनी आत्महत्याएं यूपीए के टाइम होती थी, कितने लोगों की जमीनें खा गए, 92,000 एकड़ की सीएलयूज हुई आपके टाइम में। तीनों काले कानून रद्द करने के लिए जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, इनकी सद्बुद्ध जो है सुदबुद्ध बिल्कुल सरकार जो है बिल्कुल ही नहीं ले रही है। और जो है यही नहीं, जो हमारे शहीद हैं, जो किसान जो शहीद हुए हैं उनके ऊपर मखौल उड़ाने की बात जो है मंत्रीगण जो है और करते हैं। मैं डिमांड करती हूँ अध्यक्ष जी आपके इससे कि जो शहीद हुए हैं किसान, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए 1 या 2 करोड़ रुपया, और साथ ही साथ उनके जो झूठे केसेस उनके ऊपर लगे हैं वो झूठे केसेस जो हैं उनको वापस लिए जाएं। बड़ा आरोप लगाया हमारे ऊपर, हमने लाठीचार्ज करी, तो कृपया उस स्थान भी बता दे जहां हमने लाठीचार्ज की थी। और मैं आपका जोर बता रहा, हमारे सदन के मैं दावे के साथ कह रहा लाठीचार्ज करती है। आप उस हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट लेके आओ, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आओ। तो चलिए सीधा आपको ले चलेंगे विधानसभा, जहां पर सीएम मनोहर लाल अब कुछ बोल रहे हैं। सरकार की उपलब्धियां वो भी सरकार बताती है, हम लोग बताएंगे, और उसमें कहीं कोई कमी रह गई है तो निश्चित रूप से विपक्ष का ये काम है, दायित्व है, इसीलिए अपने संविधान के अंदर ये व्यवस्था की गई है। अब ये अलग बात है कि उसकी जो आलोचना है या उसका विरोध है, कई बार तो विरोध के लिए विरोध कर दिया जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि एक परंपरा सी बन गई है कि हमने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, मीडिया के माध्यम से जनता तक कहीं ना कहीं हमारी बात जाए कि हमने ये बात आपके वहां रखी थी। अब वो ठीक है या गलत है उसका भी कई बार हम विवेक नहीं रखते।
ठीक को ठीक कहना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन कई बार ठीक को गलत या गलत को ठीक, ये एक सदन के कई बार अवसरों पर हमको मिलता है। 2 दिन से ये सारा क्रम चल रहा है। मैं आभार करता हूं विपक्ष के लोगों का कि जिन्होंने कुछ बातें ध्यान में कराई। हमें उनमें से बड़ी खुशी होती है कि कुछ बात अगर कोई कमी रह गई है तो आखिर ये ध्यान कराना विपक्ष का काम है, काम करना हमारा काम है, उसके ऊपर नजर रखना विपक्ष का काम है। जनता ये चाहती है, इसमें कहीं कोई हम बुरा मानते नहीं है। और कई बार हमको सहयोग की भी अपेक्षा होती है। अगर मैं इस पूरे पिछले वर्ष की बात करूं तो ये कोरोना का समय निकला है, और कोरोना का ये समय ऐसा था जो अनपेक्षित ये एक संकट आया था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार का कोई संकट आएगा। उसमें से अब एकदम बाहर निकल गए ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वर्ष भर इस चुनौती को पार करने के लिए इसमें विपक्ष का भी हमें सहयोग मिला, जनता का भी सहयोग मिला, सब संस्थाओं का सहयोग मिला, और उसके अंदर हम लोगों ने उसको आगे बढ़ करके और इस पर मैं कहता हूं एक प्रकार से विजय पाई है। बहुत सी व्यवस्थाएं हमने की, सरकारी व्यवस्थाओं के बिना कई बार चीजें आगे बढ़ नहीं पाती। अगर मैं उसमें उल्लेख करूंगा तो उसके अंदर हमने पैकेज, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए 1200 करोड़ रुपए का पैकेज ये शुरू में ही तय किया था, और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो सहायता की आवश्यकता थी, जो कोविड यानी कोरोना वॉरियर्स थे, उनके लिए हमने बीमा 10 लाख रुपए की यानी एक राशि तय की थी कि अगर अचानक उसमें ऐसे किसी कोरोना को दूर करने के लिए किसी भी ऐसे कोरोना वॉरियर की मृत्यु होती है तो उसको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। और इसके लिए एक फंड भी बनाया था हमने, मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड। उसमें से प्रारंभ में ही 10 करोड़ रुपए की राशि वो अलग से उसमें से रखी थी। लगभग 280-90 के आसपास, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन 300 करोड़ से कुछ कम राशि उसमें इकट्ठी भी हुई है, खर्च भी हुई है, और अभी आगे जो आवश्यकता है वो उसमें से हम पूरा करेंगे। 16 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको हमने 645 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उन दिनों में दी है। बहुत लोग राशन जिनको नहीं मिल पा रहा था, जिनके राशन के कार्ड नहीं थे, दरबदर हो गए थे, ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल स्कीम हमने बनाई, डिस्ट्रेस्ड राशन टोकन स्कीम, DRT स्कीम। और ये हमने सबसे पहले बनाई तो इसका बहुत प्रदेशों ने उसका अनुसरण भी किया, और उसके माध्यम से भी हमने 4,86,000 परिवारों को 3 महीने तक मुफ्त राशन दिया। नवंबर तक केंद्र सरकार ने भी डबल राशन देने की जो घोषणा की थी वो भी लगातार चलता रहा। आंकड़े बहुत हैं, लेकिन कुल मिलाकर इतना ही है कि इन सब व्यवस्थाओं में से, चाहे वो जो श्रमिक थे जो अपने घर जाना चाहते थे, उनके लिए भी हमने व्यवस्था की। 100 ट्रेन हमने अलग अलग प्रदेशों में भेजी, 5500 बसों के 6600 बसों के माध्यम से 4,44,000 ये श्रमिक अपने अपने गृह राज्यों में पहुंचाया, और उनको वापस आने के लिए, लाने के लिए भी हमने प्रयत्न किए कि जब कोरोना समाप्त हुआ तो वापस अपनी जो इंडस्ट्री है, जो एक बार लॉकडाउन के कारण से प्राय बंद हो गए थे सारे व्यापार, उसको दोबारा से हम ठीक करने के लिए हम पटरी पर ले आए हैं, और जो प्रदेश का नुकसान हुआ उसको हम वापस पटरी पर लाए हैं। चाहे वो रेवेन्यू की बात है, चाहे वो खर्चे की बात है। थोड़ा बहुत अंतर कहीं रहा होगा तो मैं समझता हूँ इन 2 महीनों में जो फाइनल बजट के आंकड़े आएंगे, हम अपने अनुमान के हिसाब से कुछ थोड़ा कमी रहेगी, लेकिन बहुत निकट हम पहुंच पाएंगे। प्रदेश का हर समय का अलग अलग एक फोकस करने के कुछ बिंदु होते हैं। पिछले बार के बजट में बहुत सी चीजों पर फोकस हमने किया, शिक्षा पर फोकस किया, स्वास्थ्य पर फोकस न करने के बावजूद भी हमको खर्च उस पर करना क्योंकि आवश्यकता थी, हमने किया है। खेती पर, किसान के लिए हमने फोकस किया, जितने खर्चे आवश्यक थे वो सब किए। मैं पिछले बार की एक कार्यक्रम की उल्लेख करके अपनी बात शुरू करूंगा कि हमने जब ध्यान किया कि पानी एक ऐसा विषय है जिस पर फोकस करना चाहिए, और ये पानी का विषय जो कि एक प्राकृतिक चीज है, कहीं इसका निर्माण नहीं होता है। हमारे पास साधन जो हैं वो यानी पानी के प्राप्त करने के अपने नहीं हैं। नदियों का जो जल प्रवाह है वो या तो पंजाब में है या उत्तर प्रदेश की तरफ है। हमारे यहाँ तो एक यमुना नदी है जिसका पानी हमको थोड़ा मिलता है, थोड़ा यूपी को मिलता है, कुछ राजस्थान को मिलता है, कुछ दिल्ली को मिलता है, उसी का बंटवारा करके करते हैं।
कई संकट हमारे हैं, अंतर्राज्यीय संकट है, एसवाइल का है, हांसी बुटाना का है। उसका उल्लेख इस समय करना इसलिए ठीक नहीं है कि वो सारी कहानी हम सबको मालूम है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वो कैसे न कैसे हल हो। कहने के लिए एक दूसरे के खिलाफ हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हर किसी को अच्छा लगेगा कि एसवाइल का पानी हमको मिले, हांसी बुटाना की नहर बने, ताकि ये पानी जहां नहीं पहुंच पाता है वहां हम पानी पहुंचा सकें। फिर भी हमने इन समय में जो प्रयत्न किए, चाहे वो लखवार डैम का समझौता किया, किसाऊ डैम का किया, रेणुका का किया, और जितना पानी हमारे पास है उसका ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक से उसका उपलब्धता आखिर तक हो जाए जहां तक नहीं पहुंचता था, वो सब हमने किए। तो भी एक विषय जो महत्वपूर्ण है, जो बताऊंगा कि पानी की खपत कौन सी फसल में ज्यादा होती है, निश्चित रूप से धान में होती है। हमने अपील की, थोड़ा रिस्क भी था उस अपील में। कुछ लोगों ने शुरू में विरोध भी किया कि धान की खेती कम करो, बदले में विविधीकरण के माध्यम से दूसरी फसलों को बिजाई करो। और 8 ब्लॉक हमने उसमें से छांटे थे जहां डार्क जोन एरिया था कि वहां तो धान कम से कम करना चाहिए, और उसकी एक स्कीम बनाई कि जो पर एकड़ दूसरी फसल पर जाएगा उसको 7,000 रुपए का इंसेंटिव देंगे। 2,000 मैंने तुरंत दिया, बाकी 5,000 दिया। मुझे खुशी है बताते हुए कि 96,250 एकड़ जो वेरीफाई हो चुका है, जिन लोगों ने धान न बो करके और दूसरी फसलें बोई, इनको हमने लाभ दे दिया है। और मैं आगे भी अपेक्षा करूंगा कि इसमें प्रदेश के सब लोग सहयोग करें, क्योंकि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पानी एक कल को संकट ना हो जाए, डार्क जोन एरिया बढ़ता जा रहा है। हमने इसके लिए स्पेशल वाटर अथॉरिटी बनाई है जो निर्धारण करे कि ये एरिया, क्योंकि शिकायतें जैसे यहां भी की गई, जो एरिया डार्क जोन नहीं है उसको भी सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने और डार्क जोन घोषित कर दिया। लेकिन हमने अपनी वाटर अथॉरिटी बना करके उसका दोबारा से निरीक्षण करने के बाद उसकी घोषणा दोबारा से हम लोग करेंगे। पानी की और योजनाएं हम लाने वाले हैं, कुछ बजट में घोषणा करेंगे, कुछ उसके बाद हमारी जो अथॉरिटी हैं सब, पॉन्ड अथॉरिटी हमने बनाई है, या ये वाटर अथॉरिटी है, या माइक्रो इरिगेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी योजनाएं बजट में उसका मैं निश्चित रूप से सीएम मनोहर लाल बोल रहे हैं और उन्होंने एसवाइल के मुद्दे को लेकर कहा है कि सुलझाने की कोशिश इस मुद्दे को लगातार ही जारी है। तो कार्रवाई अभी चल रही है। आपको बता दें 10 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई थी और तीसरा दिन है, और शुरुआती दौर में ये दिन काफ़ी हंगामेदार भी रहा और नोक झोंक के साथ फिलहाल कार्रवाई चल रही है। इस वक्त सीएम मनोहर लाल बोल रहे हैं, उन्होंने एसवाइल के मुद्दे को लेकर ये बात कही है कि एसवाइल के मुद्दे को भी सुलझाने की कोशिश जो है वो लगातार ही जारी है। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई की तस्वीरें हमने आपको सीधा दिखाई जो इस वक्त चल रही है। तो हरियाणा विधानसभा की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। सदन में सीएम मनोहर लाल बोल रहे हैं, बड़ी जानकारी के साथ आपको अपडेट दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि कमियों पर ध्यान दिया जा रहा है, विपक्ष के सवालों से भी हमें कोई नाराजगी नहीं है, तमाम चीज़ों को संज्ञान में लाया जा रहा है। कोरोना काल में भी हमने कई काम किए हैं, हम अभी महामारी के दौर से निकले नहीं है, इसलिए बचाव अभी भी जरूरी है। कोरोना वॉरियर्स के लिए बीमा का प्लान उन्होंने तैयार किया है। बजट सत्र चल रहा है, आपको बता दें कि तीसरा दिन है। 4,86,000 परिवारों को 3 महीने फ्री राशन देने की बात सीएम ने कही है। 100 ट्रेन अलग अलग प्रदेशों में भेजे जाने की बात उन्होंने कही। कोरोना काल में पिछले बजट में शिक्षा पर ध्यान दिया गया, पानी की कमी को दूर करने की कोशिश भी जारी है। ये तमाम बातें जो हैं वो सीएम ने कही है। इस बार मुद्दे को सुलझाने की कोशिश भी जारी है। ये बात सीएम ने बजट सत्र के दौरान कही है। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि हमने धान की खेती भी के लिए भी प्रावधान किया है, धान ना उगाने वालों को मुआवजे का प्रावधान भी रखा गया है और